हाय एवरीवन, वेलकम टू गरिमा जैप के चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सेशन को प्रोसीड करते हैं। गाइस, वेलकम टू वन शॉट सीरीज। इस सीरीज में हम जितने भी आरबीडब्ल्यूएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको डिस्कस करते हैं। गाइस, तो हमारा मॉड्यूल ए खत्म हो चुका है। जो थोड़े बहुत पार्ट थे वो कल मैंने कंप्लीट करा दिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर मॉड्यूल बी। तो मॉड्यूल बी का ये चैप्टर नंबर 5 है गाइस, और इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इसका कोई पार्ट नहीं है, ये एक ही पार्ट में आपका हो जाएगा। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। ये किनके लिए वीडियोस बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है गाइस? तो जो लोग भी जैप का पेपर दे रहे हैं और जो लोग भी डीबीएफ का पेपर दे रहे हैं, उन दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू हमारे चैप्टर, जिसमें आज हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जैसे पहला टॉपिक होगा आपका कस्टमर रिक्वायरमेंट में क्वांटम ऑफ लोन के बारे में। गाइस, क्वांटम ऑफ लोन का मतलब होता है कि बैंक कितना अमाउंट ऑफ लोन आपको प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो ये जो आपका लोन अमाउंट होता है ना, टोटली डिपेंड करता है कि किस तरीके का प्रोडक्ट आप बाई कर रहे हो बैंक से, और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का इनकम क्या है। तो प्रोडक्ट्स में आप होम लोन ले रहे हो, पर्सनल लोन ले रहे हो, किस तरीके का आपका लोन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हर एक लोन के लिए ना अलग अलग यहाँ पर क्वांटम लिखा हुआ है, यानी कि अमाउंट लिखा हुआ है। तो जैसे अगर आप पर्सनल लोन की बात करोगे तो अप टू 12 टाइम्स आपके मंथली इनकम का लोन अमाउंट बैंक आपको प्रोवाइड करती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर व्हीकल लोन की बात करूं तो अप टू 4 टाइम्स आपके एनुअल इनकम का यहाँ पर बैंक आपको प्रोवाइड करती है। एंड लास्ट वन इज द हाउसिंग लोन। तो अप टू 48 टू 60 टाइम्स आपका जो मंथली इनकम है उसका क्वांटम ऑफ लोन अमाउंट बैंक आपको सैंक्शन करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि क्या होता है क्वांटम ऑफ लोन। नाउ यहाँ पर जो लोन्स होते हैं ना गाइस, वो वेरी करते हैं अक्रॉस द बैंक्स। तो इसमें कुछ मार्जिन होते हैं जो बैंक सेट करती है। तो अगेन ये जो मार्जिन होता है 15 से 30% का मार्जिन होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझेंगे, पहले तो आप ये समझो कि मार्जिन क्या होता है। मार्जिन का मतलब होता है जब भी बोरोवर बैंक से लोन लेने जाते हैं तो कुछ परसेंटेज ऑफ दैट लोन कस्टमर्स को खुद पे करना होता है। ठीक है, उसी ही मार्जिन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जॉन गया और जॉन को यहाँ पर 10 लाख का लोन चाहिए था। उसने एक कार खरीदी तो उसको 10 लाख का लोन चाहिए। अब बैंक ने इस 10 लाख के लोन पे ना 20% का मार्जिन रखा। तो 20% का मार्जिन का क्या मतलब है? ये जो 20% अमाउंट होगा जॉन यहाँ पर पे करेगा, यानी कि जो 2 लाख रुपए होंगे यहाँ पर ये जॉन पे करेगा, और रेस्ट 8 लाख पे बैंक उनको लोन सैंक्शन करेगी। तो अगेन ये टाइप ऑफ लोन पे डिपेंड करता है कि बैंक कितना आपको मार्जिन लगाने वाली है। बट अगर मिनिमम अगर आप देखा जाए तो 15 से 30% के बीच में ही आपका मार्जिन बैंक लगाती है। ठीक है, इसी को हम मार्जिन बोलते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे यहाँ पर लगता है? तो लोन के प्रोडक्ट के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है। ऑफ कोर्स पर्सनल लोन लोगे तो हायर रिस्क देखने को मिलता है, तो वहां आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो भी ज्यादा देखने को मिलता है गाइस। हो सकता है वहां 12% लग रहा हो, और कोई दूसरा लोन ले रहे हो, जैसे होम लोन ले रहे हो, यहाँ पर आप कोलेट्रल दे रहे हो, मॉर्गेज कर रहे हो, तो यहाँ पर हो सकता है आपको 10% देखने को मिले। तो अब ये आपके लोन के प्रोडक्ट्स पे वेरी करता है, और यूजुअली ये रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस का मतलब होता है कि जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ना आपको, जो आपके रिमेनिंग बैलेंस होते हैं, जो आप ओ कर रहे हो, उसी रिमेनिंग बैलेंस पे आपके इंटरेस्ट चार्ज लगते हैं। एग्जांपल से इसको समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए जॉन ने 5 लाख का लोन लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक लगा रही है। हर महीने 60,000 पे कर रहा है ईएमआई जॉन। एक साल के अंदर में उसने 1 लाख यहाँ पर पे कर दिया है। 1 लाख उसने एक साल के अंदर में अमाउंट को पे कर दिया है। तो अब जो रिमेनिंग उसके पास अमाउंट बचा, तो 5 में से 1 लाख निकाल लो तो 4 लाख बचा। तो अब जो आपका लोन का ईएमआई आप भरोगे, अब वो 5 लाख यानी कि ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं पे करोगे, जो अब आप ओ कर रहे हो यानी कि 4 लाख पे। तो 4 लाख का 12% कितना हो जाएगा? तो अब हर महीने उनको 48,000 पे करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस। जो मनी आपका बच जाता है रिमेनिंग, उसी पे हम यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इसी को रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस बोला जाता है। चलिए, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप लोग मुझसे चैट सेक्शंस, कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। रीपेमेंट पीरियड के बारे में बात करते हैं। रीपेमेंट पीरियड का क्या मतलब होता है? ये वो टाइम पीरियड है जिस पीरियड में आप अपने लोन अमाउंट को रीपे करते हो बैंक को। ठीक है, तो अगेन ये जो रीपेमेंट पीरियड होता है ना,
वो लोन के टाइप के हिसाब से वेरी करता है। पर्सनल लोन है तो 3 से 5 साल आपको लग जाते हैं। ऑटो लोन के लिए रीपेमेंट पीरियड आपको 5 से 7 साल का दिया जाता है एंड हाउसिंग लोन के लिए 5 to 30 इयर्स दिए जाते हैं। तो ये लोन के टाइप के हिसाब से है। तो अगेन आपको ये सारे ना टॉपिक्स याद करने होंगे क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, तो आपको तो पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे फॉयर के बारे में। व्हाट इज फॉयर? तो फॉयर का मतलब होता है फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस टू इनकम रेशियो। बैंक फॉयर का इस्तेमाल करती है सो दैट ये मेक श्योर कर सके कि अगर कोई भी कस्टमर, कोई भी बोरोवर अपने लोन अमाउंट को पे कर रहा है तो आफ्टर पेइंग ऑल द लोन अमाउंट, ऑल द डिडक्शंस, उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी बचना चाहिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी बचना चाहिए अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जीने के लिए। ठीक है, तो यानी कि फॉयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको सबसे पहले हम समझते हैं। जैसे मान लो राम है, राम की 50,000 है ग्रॉस इनकम, 50,000 ग्रॉस इनकम है। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन यानी कि उसने जो लोन लिया है, अब उस लोन का हर महीने वो ईएमआई 20,000 का भर रहा है। तो बैंक यहाँ पर फॉयर कैसे निकालती है? तो फॉयर का फॉर्मूला होता है, जो भी आपका फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं ग्रॉस आपका जो भी इनकम होता है उससे। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 0.40 यानी कि 40%। तो बैंक क्या करती है, जो भी आपका ग्रॉस इनकम होता है ना उसका 40% इस्तेमाल करती है टू कवर और टू रिकवर ऑल द ईएमआई। ठीक है, तो जो भी ईएमआई वगैरह होता है, जो भी आपके लोन अमाउंट्स होते हैं उसको रिकवर करने के लिए, सो दैट मिनिमम नेट टेक होम पे रिमेन्स आफ्टर ऑल द डिडक्शंस। तो आपको ये चीज तो याद करनी पड़ेगी और ये आपको हेल्प भी करता है, ओवर बोरोइंग से भी आपको बचाता है, यानी कि बोरोवर्स को ओवर बोरोइंग ना हो जाए, उनके लिए ज्यादा वो डेप्थ में ना चल जाए, इसके लिए बैंक इसको ज्यादा इस्तेमाल करती है। आप देखोगे कि बैंक्स जनरली स्मॉल फॉयर या लो फॉयर का इस्तेमाल करती है, ठीक है, जब भी किसी भी कस्टमर्स को लोन देती है। आई होप आपको फॉयर समझ में आया होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं, लो फॉयर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लो परसेंटेज ऑफ योर जो भी ग्रॉस इनकम होता है उसका इस्तेमाल करते हैं टू रिकवर ऑल योर फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आ रखे हैं इससे। तो चलिए एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। नवंबर 2024 में ये क्वेश्चन आया है गाइस, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। Why does a bank calculate fixed obligations to income ratio? क्यों फॉयर का इस्तेमाल करती है? To ensure excessive borrowing, to ensure a minimum net take home pay is maintained after loan repayment, to increase interest rate on loan and to access the borrower's credit history. तो यहाँ पर लिखा है टू इनकरेज एक्सेसिव बोरिंग, बिल्कुल ही गलत है। ना ही इंटरेस्ट रेट को हम इंक्रीज करते हैं और ना ही हम यहाँ पर बोरोवर्स की क्रेडिट हिस्ट्री को एक्सेस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? टू इंश्योर अ मिनिमम नेट टेक होम पे इज मेंटेन आफ्टर ऑल द लोन रीपेमेंट्स और ऑल द ईएमआई डिडक्शंस। ठीक है, तो फॉयर का ना आपको बस बेसिक से आपको ये बेसिक से आपको डेफिनेशन ही पूछा जाता है, फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है। बस मैंने आपको बताया है कि फॉयर हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब हम बात करेंगे कस्टमर रिक्वायरमेंट सेगमेंट के बारे में गाइस। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कस्टमर जो है ना सेंट्रल है फॉर द रिटेल बैंकिंग। मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बताया था। तो हमारा बैंक शिफ्ट हो गया है फ्रॉम प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच से कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया है कि कस्टमर ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कस्टमर्स को अगर हम सेटिस्फाई करेंगे तो ही बैंक्स प्रॉफिट कर पाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिफरेंट इनकम लेवल होता है ना, उनकी डिफरेंट नीड्स होगी। मेरा इनकम आपका इनकम अलग अलग है, ठीक है, आपकी नीड और मेरी नीड बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। मैं अपने इनकम के हिसाब से अपनी नीड रखती हूँ, आप अपने इनकम के हिसाब से नीड रखते हो। बेसिकली अगर आप देखोगे तो कोई भी कस्टमर सेम नहीं होता है एंड सो आर देयर नीड्स। ना तो उनके नीड्स सेम है, ना तो कोई कस्टमर सेम है। ठीक है, तो इसीलिए बैंक क्या करती है, अब बैंक को कैसे हेल्प मिलेगा, क्योंकि उनके पास लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर होते हैं ना, तो यहाँ पर बैंक क्या करती है, अपना कस्टमर सेगमेंटेशन कर देती है। कस्टमर सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि हम कस्टमर को बेस्ड ऑन देयर सिमिलर ट्रेड और बेस्ड ऑन देयर सिमिलर ग्रुप यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, जिससे बैंक के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर वो कोई प्रोडक्ट ऑफर करना चाहती है या अपने बिजनेस कन्वर्जन को इंप्रूव करना चाहती है, तो उसके लिए। तो यहाँ पर हम वही देखने वाले हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन को, जो कि इनकम
इनकम लेवल के हिसाब से यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। तो बैंक के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर वो इनकम लेवल पे अपने कस्टमर्स को डिवाइड कर देती है, सेगमेंट कर देती है। तो आपको पता है कि अगर मान लो जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखो कि 2 से 10 लाख वाले जो इनकम लेवल वाले हैं उनको हमने मास मार्केट में डाला है। मास मार्केट का मतलब होता है जो लोअर इनकम ग्रुप से लेकर के मिडिल इनकम ग्रुप तक के जो कस्टमर्स होते हैं उनको हमने यहाँ डाला। तो अब अगर मैं इस तरीके के लेवल्स वाले कस्टमर और इस तरीके के सेगमेंट वाले कस्टमर्स के लिए अगर प्रोडक्ट लाती हूँ तो एक ही बार मुझे आइडिया है, मुझे पता है कि कौन से सेगमेंट के लिए मैं ला रही हूँ, तो क्लियरली हम यहाँ पर पिच कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ कस्टमर और हर एक कस्टमर्स के आप नीड को फुलफिल नहीं कर सकते हो। इट्स बेटर कि हम उनको इनकम, उनके नीड, उनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से उनको डिवाइड कर दें, ठीक है, एक कैटेगरी में डाल दें जिससे हमारे लिए प्रोडक्ट को पिच करना आसान हो जाए। सिमिलरली 10 से 50 लाख के अंदर जिनकी इनकम है उनको हमने मास अफ्लुएंट कैटेगरी में डाला है। और इसी तरीके से 50 से 400 के अगर जो लेवल का इनकम ग्रुप वाला कस्टमर है उनको हमने सुपर अफ्लुएंट में डाला है, यानी कि रिच पीपल है। यही 3 जो है ना की फोकस एरिया होता है फॉर द बैंक, और इसी 3 की फोकस एरिया से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। बाकी को भी आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही आपको याद करने हैं, ठीक है। इनकम लेवल कि कौन सा इनकम लेवल ग्रुप को किस तरीके का सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों का आपको याद होना चाहिए। 400 से 4000 के बीच में जाता है तो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल होता है गाइस, एंड 4000 से 1,20,000 जाएगा तो सुपर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है, एंड अबव इसके जाएगा तो अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है। तो बहुत बड़ा डेटा अब आपको याद करना है क्योंकि एक ही चैप्टर, एक ही सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना नहीं है। तो मैं आपको बता दूं यही 3 आप पढ़ना, यही 3 आपका की फोकस एरिया होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर जो नवंबर 2025 यानी कि अभी जस्ट जो एग्जाम हुआ है ना उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि कस्टमर्स हैविंग एनुअल इनकम बिटवीन 2 to 10 लाख पर एनम बिलोंग्स टू विच सेगमेंट। तो 2 से 10 लाख वाले इनकम ग्रुप वाले को हम क्या बोलते हैं गाइस? हमने इसका क्या नाम क्या देखा था? इसका नाम मास अफ्लुएंट, सुपर अफ्लुएंट, मास मार्केट या हाई नेट वर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? मास। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, हो सकता है आपसे मास अफ्लुएंट भी पूछे और आपसे सुपर अफ्लुएंट भी पूछे। तो आपको पता है यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा सुपर अफ्लुएंट कौन सा होता है, 50 लाख से लेकर के 400 लाख के बीच में है तो सुपर अफ्लुएंट होता है, ठीक है। और मास अफ्लुएंट क्या हो जाएगा? 10 लाख से लेकर के 50 लाख के बीच में जो होगा, ठीक है ना। तो ये तीनों तो आपको याद कर ही लेने हैं, ओके। चलिए अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर मास लॉ थ्योरी के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस। चैप्टर 5 में अगर सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो ना यहीं से देखने को मिलते हैं। इस बार का जो नवंबर 2025 का एग्जाम हुआ है इसमें 8 से 9 क्वेश्चंस इसी से आए हैं। तो आपको इसको ढंग से समझना है। देखिए मास्लो नीड थ्योरी क्या होता है। तो अब्राहम मास्लो ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था जिसमें उन्होंने क्लियरली ये कहा जितने भी पीपल्स होते हैं ना वो अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं फ्रॉम बेसिक टू कॉम्प्लेक्स वन। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे उनका नीड फुलफिल होते जाता है ना वैसे वैसे उनके प्रेफरेंसेस बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि ये जो लॉ है आपका अब्राहम मास्लो के द्वारा यहाँ पर प्रपोज किया गया है जिसमें वो बताते हैं कि अगर किसी भी पर्सन का एक नीड फुलफिल होता है तो वो सीक करता है फॉर द नेक्स्ट वन। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं। दो इन्होंने इस नीड को 5 तरीके से डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसको डिफाइन किया गया है 5 नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन देयर वेरियस स्टेजेस ऑफ द लाइफ। तो स्टेजेस ऑफ लाइफ के हिसाब से किस तरीके का नीड होता है किसी कस्टमर का उसके बारे में यहाँ पर मास्लो थ्योरी में बताया गया है। तो 5 तरीके से एज पर द मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी 5 लेवल्स में इसको डिवाइड किया गया है इंडिविजुअल्स के, पीपल्स के नीड को। तो पहला आपको दिख रहा होगा फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरा है सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड, तीसरा है सोशल नीड, ठीक है, फोर्थ वन इज द स्टीम नीड एंड लास्ट वन इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। वन बाय वन करके समझते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड जो होता है ना ये आपका बेसिक नीड होता है, बेसिक नीड इसको बोलते हैं। बेसिक नीड किसी भी कस्टमर का क्या हो सकता है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रोटी कपड़ा और मकान, फूड शेल्टर, यही है ना बेसिक, कि अभी तो मेरे को खाना ही मिल जाए, मेरे को रोटी मिल जाए, है ना, ये आपका फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड है। तो बेसिक नीड ये होता है। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड कौन सा होता है?
तो जब आपके पास रोटी है, कपड़े हैं, सब कुछ है, तो अब आपको होता है कि भैया एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आप यहाँ पे डिमांड करते हो, तो यहाँ पे आप जॉब्स वगैरह ढूंढते हो ताकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सको, राइट। फिर आता है आपका सोशल नीड। सोशल नीड में अब आपके पास कपड़े हैं, खाने को सब कुछ है, घर है, आपके पास जॉब भी हो गई है। अब सोशल नीड में क्या होता है, लव्स एंड बिलोंगिंग्स की बात आती है। तो जरूरी नहीं है कि लव एंड बिलोंगिंग का मतलब कि सिर्फ शादी ही करना है। हो सकता है आपने एक सपना देखा हो कि अगर मुझे जॉब लगेगी तो मैं एक कार खरीदूंगा या मैं एक दूसरा घर खरीदूंगा। इस तरीके की आपकी जो है यहाँ पर नीड्स हो सकती है, इसी को सोशल नीड बोलते हैं। तो चलो आपकी जॉब लग गई, ठीक है, जॉब लगते आपने एक कार खरीद लिया, ठीक। चलिए चौथा आता है जिसको स्टीम नीड। ये वो नीड होता है कि आपके पास सब कुछ आ गया ना, आपके पास वेल्थ आ गई, आपके पास कार आ गया, आपके पास सब कुछ आ गया। अब यहाँ पर आप सेल्फ रेस्पेक्ट का यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस करते हो फ्रॉम अदर्स, तो रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन की यहाँ पर आप डिमांड करते हो फ्रॉम अदर, इसको स्टीम बोलते हैं। फिर आता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो मैंने ना चारों स्टेजेस ऑफ लाइफ को फुलफिल कर लिया है, चारों पड़ाव से मैं निकल चुकी हूँ। अब मेरा ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आ गया है जो कि टॉप मोस्ट नीड है। अब यहाँ पर मैं अपने पैशन पे काम करना चाहती हूँ, मैं खुद को ग्रो करना चाहती हूँ। लाइक मैंने रोटी अर्न कर लिया, मैंने जॉब भी ले लिया, मैंने शादी भी कर ली, मैंने घर भी ले लिया, मुझे रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। अब मेरा रिटायरमेंट स्टेज आ चुका है, तो अब मैं फोकस करूंगी खुद के पैशन, खुद के ग्रोथ पे, खुद के इंटरेस्ट पे। इसी को हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बोलते हैं। तो ये 5 तरीके के आपके नीड्स होते हैं। तो बैंक किस तरीके से वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ के नीड्स को समझ के बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देती है, उसी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ नीड्स के हिसाब से जो भी आपके मैचिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं जो बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। फिजियोलॉजिकल नीड, मैंने बोला बेसिक नीड, तो बेसिक नीड में आप क्या दे सकते हो कस्टमर को, तो बेसिक सेविंग अकाउंट, कोर सेविंग अकाउंट दे सकते हो, ठीक है, हाउसिंग लोन दे सकते हो, आप इनको पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज दे सकते हो। दूसरा आता है सिक्योरिटी सेफ्टी नीड। तो अब यहाँ पर मैंने जॉब वॉब की बात की थी, तो आप यहाँ पर उनको लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट दे सकते हो, टैक्स प्लानिंग बेनिफिट्स दे सकते हो, इस तरीके के आप यहाँ पर रेकरिंग और फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट्स दे सकते हो। तो वेरियस टाइप्स ऑफ आपको प्रोडक्ट लिखे गाइज, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको खुद ही याद करने होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसके मीनिंग्स बताए हैं, मीनिंग से आपको इजिली ना प्रोडक्ट को समझने में थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक है। सोशल नीड की बात करो तो लॉस एंड बिलोंगिंग्स की बात की थी मैंने, कंज्यूमर लोन्स, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, वेरियस टाइप्स ऑफ आपको लोन्स यहाँ पर दिख रहे होंगे जो हम अपने कस्टमर्स को म्यूचुअल फंड्स वगैरह के में इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए हम यहाँ पर उनको पिच कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है। चलिए याद करना है, पीपीटी में प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को। स्टीम नीड मैंने बोला था, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पर स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट दे सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट दे सकते हैं, सेकंड हाउसिंग लोन, होम इंप्रूवमेंट और होम डेकोर लोन्स भी दे सकते हैं, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में, क्योंकि ये टॉप मोस्ट नीड है, हम पेंशन, रिटायरमेंट सॉल्यूशन, सीनियर सिटीजन, टर्म डिपॉजिट, इस तरीके के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। तो गाइस ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है जो हर एक स्टेजेस पे बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है उनके प्रेफरेंसेस को समझ के। इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या तो आपको मैच द फॉलोइंग आएगा, ठीक है, कि मैच करो, अलग अलग प्रोडक्ट्स के नाम लिख देंगे और कहेगा कि मैच करके दिखाओ, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आपको स्टीम का दे देगा, स्टीम में आपको फिजियोलॉजिकल का दे देगा, तो इस तरीके से देगा और मैच करने को। दूसरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो केस स्टडी बेस्ड में आपको एक सिनेरियो देगा जिसमें आपको प्रोडक्ट्स के नाम लिखे होंगे। हालांकि मैं इस तरीके के आपको केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज काफी सारे कराने वाले हूँ, तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। अभी आप पहले कॉन्सेप्ट को तो समझो, कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो केस स्टडी न्यूमेरिकल्स करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझो, एक ही बार में मैं सब कुछ अगर आपको पढ़ा दूंगी, सब कुछ कर दूंगी, तो आप नहीं इतना एब्जॉर्व कर पाओगे। इट्स बेटर कि धीरे धीरे चीजों को समझें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको केस स्टडी आ सकता है, केस स्टडी में दिखाऊंगी कैसे आते हैं, ठीक है। तो अभी ना एक दो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं गाइस जो एग्जाम्स में आ रखे हैं। जैसे मई 2025 अभी लेटेस्ट जो आपका एग्जाम हुआ था 2025 में, उसका है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, अ रिटायर्ड बैंकर इन्वेस्ट इन अ पेंशन प्लान नॉट जस्ट फॉर द रेगुलर इनकम बट बिकॉज ही वांट्स टू परस्यू हिज ड्रीम ऑफ ओपनिंग अ फ्री कोचिंग सेंटर फॉर द पुअर स्टूडेंट, व्हिच लेवल ऑफ नीड इज सेटिस्फाइड। अब गाइस ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। रिटायर्ड पर्सन की, रिटायर्ड बैंकर की बात की जा रही है, यहाँ पर रिटायर हो चुका है, अब वो अपने पेंशन प्लान को
इन्वेस्ट करना चाहता है फ्री कोचिंग सेंटर के लिए। तो क्योंकि रिटायर्ड है, इसका मतलब है वो लाइफ के चारों स्टेज से गुजर चुका होगा, फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी, सोशल, स्टीम। कौन से स्टेज पे होगा ये? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना? तभी तो अपने पैशन को फॉलो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है गाइस, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो नवंबर में आया था, तो नवंबर के भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना हम गाइस यहाँ पे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक प्रोडक्ट इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू फुलफिलिंग अ कस्टमर्स फिजियोलॉजिकल नीड्स अकॉर्डिंग टू द मास्लो थ्योरी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा बैंकिंग प्रोडक्ट फिजियोलॉजिकल नीड को फुलफिल करता है। टैक्स प्लानिंग बैंकिंग प्रोडक्ट, कोर सेविंग अकाउंट, पेंशन प्लान या होम लोन। क्या होगा गाइस करेक्ट आंसर? कोर सेविंग अकाउंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। पेंशन प्लान आप कहां देते हो? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो आपका 5th नंबर वाला है, ठीक है। ये टैक्स प्लानिंग कहां पे देते हो आप गाइस? सिक्योरिटी वाले में, सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाले में देते हो, राइट। होम लोन्स आप किस में देते हो? तो आप इसको देते हो सोशल नीड में, है ना। तो सारे नीड हो गए, तो बचा कौन सा? कोर सेविंग अकाउंट। तो फिजियोलॉजिकल नीड, बेसिक नीड की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स अबाउट द सर्विस क्वालिटी। तो कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है रिगार्डिंग द सर्विस क्वालिटी? देखिए गाइस, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ऑलवेज डिपेंड करता है कि कस्टमर ने आपसे किस तरीके का प्रोडक्ट की मांग की थी, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस थी और आपने उनको किस तरीके का प्रोडक्ट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर सर्विस का मतलब होता है कि मीटिंग द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस फुली ऑन टाइम। बेसिकली हमको ऑन टाइम कस्टमर्स की जितने भी रिक्वेस्ट होते हैं, जिनकी जितने भी डिमांड्स होते हैं, उनको फुलफिल करना है, राइट टाइम पे उनको राइट प्रोडक्ट देना है। इसी को हम कस्टमर सर्विस बोलते हैं। बिकॉज अगर हम अच्छी सर्विस देंगे तो कस्टमर हमसे सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑलवेज किस पे डिपेंड करता है? ऑन द एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पर आपको कुछ 3 तरीके के ना आपको सर्विस के फीडबैक्स लिखे हुए हैं कि कस्टमर्स कब डिलाइट फील करता है, कस्टमर कब सेटिस्फाई होता है और कस्टमर कब डिसेटिस्फाई होता है। तो कस्टमर आपसे डिलाइट कब होगा? जब आप उसको सर्विस उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी देते हो। यानी कि मान लो आपने उनको फास्ट डिलीवरी दे दी, फास्ट सर्विसेज दे दी, ठीक है, फ्री आपने यहाँ पर वैल्यू एडेड सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर दिया जो कि उनके बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था। तो ये क्या हो गया? कस्टमर काफी ज्यादा खुश हो गया यहाँ पे, क्योंकि उसने एक्सपेक्टेशंस तो नहीं की थी कि आप इतनी फास्टली आप सर्विस दे दोगे, इतनी फास्टली और इतने अच्छे अच्छे बेनिफिट्स दोगे उनको, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फाई तब होता है जब आपने उनके हिसाब का, उनके एक्सपेक्टेशन, उनको जो एक्सपेक्टेड था आपने वही प्रोडक्ट समझ के दिया, तो कस्टमर यहाँ से सेटिस्फाई होता है। कस्टमर डिससेटिस्फाई कब होता है? आपसे जो भी वो एक्सपेक्ट करता है आपने उससे भी खराब काम किया है, बिल्कुल ही कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं है, बिल्कुल ही ना तो उनके नीड्स फुलफिल हो पा रहे हैं, ना तो उनको ये प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, और आपने जो दिया है बिल्कुल ही वैल्यू एडिशन उनको नहीं लग रहा है, तब आपसे कस्टमर क्या होती है? डिससेटिस्फाई होती है। तो ये 3 तरीके से जो है आपका कस्टमर के सर्विस डिपेंड करते हैं। नाउ अब हम बात करने वाले हैं गाइस जो कि है आपका रिक्वायरमेंट के बारे में। तो बेसिकली कस्टमर आपसे क्या रिक्वायर करती है, कस्टमर की क्या मांग है जब आप उनको सर्विस देते हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं सर्विस क्वालिटी रिगार्डिंग जो आपसे कस्टमर चाहती है, जिसमें पहला आपको दिख रहा होगा टेंजिबल्स। टेंजिबल का क्या मतलब होता है? चीजें कैसी दिख रही है, लुक एंड फील की बात की जा रही है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे लो कि आपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट कस्टमर को प्रोवाइड किया। अब क्या वो स्टेटमेंट रीडेबल है, सिंपल लैंग्वेज में है, कि आपने अकाउंटिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, बैंकिंग लैंग्वेज का, जो कस्टमर को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर कस्टमर कहता है कि जो भी चीज आप दे रहे हो, डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो आप उनको, तो उनको सिंपल लैंग्वेज में रखो जिससे कस्टमर्स भी चीजों को समझ सके। तो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं टेंजिबल, हाउ थिंग्स लुक एंड वर्क, ठीक है। रिलायबिलिटी,
तो क्या आप जो बोलते हो, आपने जो प्रॉमिस किया है, क्या वो आप फुलफिल करते हो? यानी कि अगर यहाँ पर बैंक ने ये कहा कि 2 दिन के अंदर आपका लोन प्रोसेस हो जाएगा, लोन सैंक्शन हो जाएगा, तो क्या सच में 2 दिन के अंदर हो पाया है सैंक्शन? और अगर नहीं हुआ है तो क्या आपने अपने कस्टमर्स को ये चीज बताई? क्या उनको बताया, सारी जानकारी दी कि क्यों नहीं हो पाया है? तो रिलायबिलिटी की बात की जाती है यहाँ पर कस्टमर्स के द्वारा। बेसिकली डूइंग व्हाट यू प्रॉमिस। ठीक है। थर्ड वन इज द रिस्पॉन्सिवनेस। क्या कितनी क्विकली आप कस्टमर्स को हेल्प करते हो, कितनी क्विकली आप एरर्स को करेक्ट करते हो, कोई गलती हुई है तो कितनी जल्दी आप उसको रेक्टिफाई करते हो, इसकी बात करता है यहाँ पर कस्टमर। अब मान लो कोई कस्टमर है, उनके बैंक स्टेटमेंट में कुछ एरर आ गया है या उनके पासबुक में डेटा अपडेटेड नहीं है, तो कितनी क्विकली आप उनके पासबुक के डेटा को अपडेट करके उनको प्रोवाइड कर रहे हो और उनको यहाँ पर नोटिफाई कर रहे हो, उसके बारे में बात कर रहा है। फिर आती है बात एश्योरेंस की, यानी कि मेकिंग कस्टमर फील कॉन्फिडेंट। इसमें भी आपके गाइस 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है कॉम्पिटेंस, दूसरा कर्टसी, तीसरा है क्रेडिबिलिटी एंड लास्ट वन इज द सिक्योरिटी। तो कॉम्पिटेंस का मतलब है हैविंग राइट स्किल्स एंड राइट नॉलेज टू सर्व योर कस्टमर। अब कोई कस्टमर आपके बैंक में आता है, वो आपसे लोन के बारे में जानना चाहता है, तो क्या आपको इतनी नॉलेज है? तो क्या आप बीइंग अ बैंक एम्प्लॉय आप उनको प्रॉपर तरीके से सारी जानकारी दे पा रहे हो रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर लोन्स? कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस है, कोई किस तरीके से उनको लोन को प्रोसेस करना है, क्या ये आपके पास जानकारी है? क्योंकि अगर आपके पास राइट जानकारी होगी तभी तो आप सामने वाले को डिलीवर कर पाओगे। जब जानकारी ही नहीं तो डिलीवर कैसे करोगे? तो इसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंस। कर्टसी की बात कर रहा है यहाँ पे। कर्टसी का क्या मतलब होता है? बीइंग पोलाइट। मतलब क्या आप कस्टमर्स के साथ पोलाइट हो? क्या आप उनको काम होकर के समझा पा रहे हो? आप कितने पोलाइट हो कस्टमर्स के साथ, है ना? क्रेडिबिलिटी, तो क्या बैंक पे कस्टमर रिलाई कर सकती है? क्या बैंक पे कस्टमर ट्रस्ट कर सकती है? क्रेडिबिलिटी का मतलब ट्रस्ट वर्दी हो क्या आप? कस्टमर्स को सेफ फील होता है कि जब आपके साथ वो कोई भी बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कर रही है तो इसकी बात की जा रही है। और सिक्योरिटी, तो क्या यहाँ पर कस्टमर्स के कोई भी सामान, कोई भी एसेट्स बैंक के पास है तो क्या वो सिक्योर है, क्या वो सेफ है? तो कस्टमर यहाँ पर इसकी डिमांड करता है। फिर आता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है क्या आप कस्टमर्स को समझ पा रहे हो? क्या आप उनके शूज में उतर के उनकी चीजों को, उनके नीड को समझ पा रहे हो? अब जैसे मान लो कोई कस्टमर आया आपके बैंक में, वो अपने पूरे के पूरे एसेट का ब्यौरा दे रहा है कि उनके पास इतने एसेट्स है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरीके से कहाँ पे पैसे लगाने चाहिए। तो क्या आप उनको समझ पा रहे हो? समझ के क्या उनको राइट प्रोडक्ट्स दे पा रहे हो? तो एम्पैथी की कस्टमर बात करता है कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ मुझे समझो, मेरे शूज में उतर के मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। तो क्या आप ये कर पा रहे हो? फिर वैल्यू कस्टमर बिजनेस एंड टाइम, क्या आप कस्टमर्स के टाइम की वैल्यू करते हो? क्या आप कस्टमर्स की वैल्यू करते हो? इसकी भी डिमांड करता है वो। प्रोवाइड सॉल्यूशंस नॉट एक्सक्यूजेस। अब कोई कस्टमर है, उसको कोई मान लो डिजिटल बैंकिंग कर रहा है वो ऑनलाइन, और उसको कोई एरर आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, या उसके पैसे कट गए हैं और उन्होंने कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं है, फिर भी उनके पैसे यहाँ पर कट गए हैं, तो क्या आप उनको यहाँ पर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पा रहे हो? इस चीज को क्विकली एक्नॉलेज कर पा रहे हो? या आप एक्सक्यूजेस बना रहे हो कि नहीं नहीं आपसे गलती हुई है, हम देख लेंगे, इस तरीके से आप उनको एक्सक्यूजेस दे रहे हो, हमारी तो सर गलती ही नहीं है? या आप रेदर देन कि आप अपने एक्सक्यूजेस पे फोकस करने से अच्छा है कि आप उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो, इसकी डिमांड करता है। फिर जो लास्ट है वो बात कर रहा है अंडरस्टैंड द कस्टमर क्वेरीज एंड कंसर्न। तो क्या आप कस्टमर जो भी क्वेरी कर रहा है, क्या आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्या उसको सीरियसली ले रहे हो? क्या उसको एक्नॉलेज कर रहे हो उस कंसर्न को? और एक्नॉलेज करके क्या क्विकली इसको रिजॉल्व कर रहे हो? अब कोई कस्टमर ने कोई कंप्लेन किया है, मान लो उनको सर्विस अच्छी नहीं मिली है, तो आप उनको बोलो कि आई कैन फील यू सर, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, हम तुरंत इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं एज सुन एज पॉसिबल। आप उसको तुरंत एक्नॉलेज करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। तो ये सारे जो है आपके कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है रिगार्डिंग द सर्विस क्वालिटी फ्रॉम द बैंक। तो ये ना सारे रिक्वायरमेंट्स आपको याद रखने हैं, मैंने एक एक करके समझा दिया है, इससे भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो एक ना क्वेश्चन देखेंगे गाइस, और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग पूछते रहिएगा। मई 2023 का ये क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन पूछा था विच डायमेंशन ऑफ द सर्विस क्वालिटी रिलेट्स टू द पोलाइटनेस, रेस्पेक्ट एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द बैंक। तो ये कौन सी डायमेंशन की बात कर रहा है गाइस, जहां पे कस्टमर रेस्पेक्ट, ट्रस्ट और पोलाइट की बात कर रहा है? मैंने आपको एक बताया था जिसका नाम था एश्योरेंस। एश्योरेंस में हमने देखा था कॉम्पिटेंस, कर्टसी, सिक्योरिटी एंड
क्रेडिबिलिटी, राइट। ये 4 चीजें देखी थी, ये उसी की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, एम्पैथी में तो ये है कि आप कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करो, उनके शूज में उतर के उनको अंडरस्टैंड करना है आपको, राइट। इसको एम्पैथी बोलते हैं। टेंजिबिलिटी का मतलब कि हाउ थिंग्स लुक एंड फील, कैसा दिखता है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कितनी क्विकली आप उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हो, करेक्टिव एक्शंस ले रहे हो, एरर्स को करेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहीं पे आपको पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्टवर्दीनेस की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके टॉपिक थे चैप्टर नंबर 5 गाइस, हुआ यहीं पे कंप्लीट। चैप्टर 5 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस आपको चैप्टर 5 में देखने को अगर मिलता भी है तो जैसा कि मैंने आपको कहा, मास लॉ नीड से आते हैं, मास लॉ से आते हैं। तो मास लॉ के जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने लिखवाए हैं ना, जितने भी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स आपको क्लियरली अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। वहां से क्वेश्चन आता है, केस स्टडी आता है गाइस, केस स्टडी मैं आपको करा दूंगी। एक दो मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया भी है। साथ के साथ यहाँ पर सर्विस क्वालिटी से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है, तो सर्विस क्वालिटी मैंने समझा ही दिया है, आप उसको भी एक बार पढ़ेंगे। बाकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रही हूँ। जो लोग भी नए हैं, पुराने हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो किसका वेट कर रहे हो गाइस? चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम या इस दिए हुए नंबर कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, आप कहीं से भी कनेक्ट करो, आप अपने बस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, ठीक है। इसके अलावा जो लोग भी बाद में मेरे सेशंस को देखेंगे, जो अभी देख रहे हैं गाइस, गिव मी अ फीडबैक, ठीक है। कोई सजेशन है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं, ताकि मैं उस पर आपके लिए काम कर सकूं। कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल मिलेंगे गाइस पीपीपी की क्लास में। उसका चैप्टर 4 का पार्ट 2 कल आ जाएगा, तो कल हम पार्ट 2 को करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से आरबीडब्ल्यूएम के मॉड्यूल ए को कंप्लीट कीजिए। चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो गया है, इसको भी कंप्लीट कीजिए। कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।